हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीमे टेक्निकल क्लासेस में। तो फाइनली ठंड का मौसम चल रहा है और सुबह के 7-8 बजे तो दबा के ठंड लगती है। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में कैसी ठंडी है? और हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में देखो हर वर्ष दबा के ठंडी पड़ती है। और ठंड भाई हम चाहते भी हैं कि ठंड पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ किसानी होती है और गेहूं और जो सरसों होता है उसको ठंड चाहिए। अगर ठंड नहीं हुआ तो समझो कि गेहूं की खेती चौपट हो गई और सरसों की खेती चौपट हो गई। इसलिए ठंड का सीजन होना बहुत ज़रूरी है ना, किसानी के दृष्टि से। और वैसे सेहत के लिए भी ठंडी ज़रूरी है कि नहीं? तो देखिए, इतने ठंड में मैं आपके लिए क्लास लेकर आ चुका हूं और ये हमारी जो सीरीज चल रही है 50 डेज 50 मैराथन, इस सीरीज के हम 25वें पड़ाव पे आज खड़े हैं। बच्चों का प्यार है, बच्चों का स्नेह है जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले आया। और मैंने शुरू किया है 1 नंबर मैराथन क्लास से, तो इसको 50 तक पहुँचाऊँगा भी, ये मेरा आपसे वादा है। जितने भी ऐसे नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, वो एक बार हमारे इस फॉर्मेट को देखें कि किस लेवल के सवालों को हम आपके साथ सॉल्व कराने वाले हैं। ऐसे सवाल है ना कि विद्युत मानदंडों को मापने के लिए ये मीटर का उपयोग किया गया है, कौन से टेक्निक का उपयोग किया गया है, मतलब कि बहुत ही डिफरेंट लेवल के सवालों से मैं आपको अभी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप देखना, इसमें ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा जो बहुत कम पूछा जाता है। कहने का मतलब बहुत, जैसे कि 100 सवाल आपके एग्जाम में आया, उसमें से 5 ऐसे सवाल होंगे ना जिसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, और वही आपका कट ऑफ गिराता है, वही आपका नंबर कम करता है। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करना सीख गए, इसका मतलब कट ऑफ आप बढ़ा सकते हैं। अगर कट ऑफ कितना भी जाता है तो आप उसमें अपना जगह बना सकते हैं, है ना। रिजल्ट में आपका जगह आसानी से बन जाएगा। तो चलिए, ये एक झलक था अपने इस मैराथन सेशन का। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो लोग इस सेशन को शेयर करें पहले। उसके बाद ये टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है आपने तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी अभी हम सॉल्व कराएंगे उसका PDF आपको वहां पर मिलेगी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है आज हमारा 626 नंबर का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज इन ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स, मतलब कि विद्युत मानदंडों को मापने के लिए स्वतः मीटर पाठन, जिसको कहा जाता है AMR, अवसंरचना में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अभी मोदी जी ने एक वो मीटर लाया है ना, स्मार्ट मीटर। कौन सा मीटर लाया हुआ है? स्मार्ट मीटर ही नाम है। उसमें ऑटोमेटिक रीडिंग का सिस्टम है। उसमें उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे फ़ोन का सिम रिचार्ज करना पड़ता है ना, सिम को, वैसे उस मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो आपके घर की लाइट अपने आप कट जाएगी, ठीक है ना। बड़ा सिस्टम बना दिया उन्होंने। पहले तो ऐसे होता था कि साल भर का 6-6 महीने का बिल आप जमा नहीं करते थे, फिर भी लाइट आपके मीटर तक आती रहती थी, लेकिन वो सिस्टम खत्म हो गया, है ना। तो उसी से रिलेटेड देखो एक जीता जागता सवाल आपके सामने खड़ा है। तो सबसे पहले समझना कि विद्युत मानदंडों को मापने के लिए, विद्युत मानदंड मतलब कि विद्युत राशि, विद्युत की खपत को मापने के लिए बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे मीटर रीडिंग है। उसी में से है आपका AMR, है ना। AMR भी है, एक होता है AMI, इसी प्रकार से एक होता है ना FR, एक होती है PLC, है ना। बहुत सारे होते हैं। एक और होता है LPWAN। ये बहुत सारे टेक्निक हैं, इसके जरिए आप ऑटोमेटिक, है ना, मीटर का रीडिंग ले सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक हैं, है ना। ये सारे क्या है, मीटर रीडिंग के लिए इसको बनाया गया है। तो ये किस टेक्निक का उपयोग करके ऐसा मीटर का रीडिंग ये करता है? तो ये पावर लाइन कम्युनिकेशन का, किसका? PLC का, पावर लाइन कम्युनिकेशन का उपयोग करती है। इसी टेक्निक के जरिए ये पठन पाठन अपना कर लेता है। ये एक छोटा सा चित्र मैंने समझने के लिए दिखा रखा है आपको कि ये है वो मीटर रीडिंग, है ना। ये है आपका AMR, ये है AMR मीट, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। ये है रीड करेगा, यहाँ पर आपको कोई ना कोई डाटा दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में क्या करता है ना, इसके साथ में एक प्रोसेसर जुड़ा होता है।
है ना। एक क्या जुड़ा होता है, प्रोसेसर जुड़ा होता है, ऑप्टिकल पोर्ट, ये क्या है, ऑप्टिकल पोर्ट, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कनेक्ट होता है इस मीटर से, इस मीटर में जो भी रीडिंग आया हुआ है इसको सर्वर तक पहुंचाता है। ये कहाँ तक पहुंचाएगा, इसको ये पहुंचाएगा सर्वर तक, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं 4GB विथ फॉल बैक ऑप्शन टू 3G एंड 2G लिखा हुआ है इस पे, और ये वाईफाई का चित्र आपको दिख रहा है, सिंबल। तो ये क्या है, ये सर्वर तक इसको पहुंचाता है, यानी कि डाटा संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, डाटा संचार हेतु इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। आंसर आपके पास है कि पावर लाइन कम्युनिकेशन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर आ गया ना ट्रेनिंग ऑफिसर में, तो बच्चे बिल्कुल इसको इग्नोर करके या तो तुक्का मारेंगे, निगेटिव मार्क्स नहीं है तो, अगर निगेटिव मार्क्स है तो इसको छोड़ छाड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ना। वाई इज वर्कशॉप सेफ्टी इंपॉर्टेंट, कार्यस्थल पर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। सुरक्षा निरीक्षण की संख्या कम करने के लिए, या सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को कम करने के लिए, या किसी भी कीमत पर उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए, या चोटों को रोकने के लिए, और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। अब देखो, वैसे तो आपका जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में कितने प्रकार के सिंबल लगे होते हैं, देखना। जो हमारी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में बहुत सारे संकेत लगे होते हैं। पहला होता है, उसको हम कहते हैं निषेधात्मक, है ना। पहला का नाम क्या होता है, निषेधात्मक संकेत। दूसरा अनिवार्य संकेत, दूसरा क्या हो गया, अनिवार्य संकेत। तीसरा होती है चेतावनी, चेतावनी संकेत। और चौथा सूचनात्मक, सूचनात्मक संकेत, यानी कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है, कंपनी का एमडी किस चैम्बर पे बैठेगा, है ना, एक एरो का निशान लगा रहेगा कि वहाँ जाओ वहाँ बैठेगा, तो वो एक सूचनात्मक संकेत है। चेतावनी, ना गलती से भी नहीं करना है भाई साहब, नहीं तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, वो चेतावनी दे रहा है। अनिवार्य, अगर पहन के नहीं आया सेफ्टी शूज तो कंपनी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तुझे, गेट वाला बोलेगा, वो आपको अनिवार्य है पहनना। निषेधात्मक मतलब मना करना, निषेधात्मक मतलब मना करना, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर कैसा करना है वो बताया जाएगा, कैसा करना है। आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट, है ना। एक ताप विद्युत संयंत्र की मूल कार्य सिद्धांत क्या है। देखो, जब भी मैं ताप विद्युत संयंत्र, मेरे सामने ऐसा सवाल आता है ना, तो मुझे एक ही सवाल ध्यान में आता है कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है ना, वो हमारे मध्य प्रदेश में है, वो भी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, वो भी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मेरा ये कोचिंग है, और 4760 मेगावाट की है। 4760 मेगावाट पावर की यहाँ पर 3-4 यूनिटें हैं, और इतना मेगावाट की पावर ये जनरेट करती है, ये मुझे ध्यान आता है। तो ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र की मूल कार्य सिद्धांत क्या है। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये किसका काम होता है, ये गलत है, ये नहीं है, ये बैटरी का काम है ना। ये किसका है, ये बैटरी का काम है। विद्युत उत्पादन के लिए जल चक्र का उपयोग करना, ये काम है हमारा HPCL, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जनित्र से जुड़े टरबाइन को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल करना, यही आपका सही आंसर होगा। यानी कि एक जनरेटर है, इस जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन का हम प्रयोग करेंगे। टरबाइन जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करेगी। किसका, प्राइम मूवर का काम करेगी। लेकिन इस जनरेटर को ये टरबाइन घुमा रही है, लेकिन टरबाइन को कौन घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगी हमारी भाप। टरबाइन को कौन घुमाएगी, स्टीम घुमाएगी। आपके सामने एक यहाँ पर मैंने ताप विद्युत संयंत्र दिखाया हुआ है, ये हमारी है ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र में बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये है बॉयलर, इसमें स्टीम तैयार हो रही है। ये स्टीम जब तैयार हो जाता है तो पाइपलाइन के माध्यम से हाई प्रेशर के द्वारा ये कहाँ पर पहुँचती है, ये टरबाइन तक पहुँचती है। ये है हमारी
टरबाइन। इस टरबाइन के पंखुड़ियों पर हाई प्रेशर के द्वारा इस स्टीम को छोड़ा जाता है और पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं, यानी कि रोटर हमारा जो है टरबाइन का वो घूमने लगता है। जैसे ही रोटर घूमेगा टरबाइन का, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है हमारा जनित्र घूमने लगता है और जनित्र घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, विद्युत पैदा होता है। तो ये एक चैन चलता रहता है इनका, ये इनका एक प्रोसेस चलता रहता है ना, प्रक्रिया। लीजिए, सवाल में दम है नहीं, लेकिन बस आपको उलझाने की कोशिश ये जरूर करेगा। एक श्रेणी समांतर परिपथ में यदि प्रतिरोध एक 4 ओम और दूसरा प्रतिरोध 6 ओम का है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, यह संयोजन प्रतिरोध 3 10 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर्किट कैसे तैयार होगा। सर्किट इस प्रकार से तैयार हो जाएगी, है ना। ये 2 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में कनेक्ट है और तीसरा वाला है जो श्रेणी क्रम में है ना। तीसरा वाला कैसे है, श्रेणी क्रम में। अब मान के चलो कि इसको मैं एक सप्लाई भी दे देता हूँ ऐसे 230 वोल्ट AC सोर्स के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो R1 है वो है आपका 4 ओम का, R2 है 6 ओम का और R3 है 10 ओम का। कैसे आपको ज्ञात करना होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, 2 चौके 2 दूना 4, 2 तिया 6, 12 आएगा ना, 12 आएगी। तो एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, 5/12। पक्षांतर करने पर 12/5 हो जाएगी, है ना। 5 दूना 10, भाग खा 90 शून्य 20, 5 चौके 20, ये कितना हो गया 2.4 ओम। अब नया सर्किट बनाओ, नया सर्किट ऐसे बन जाएगी, है ना। ये नया सर्किट हो गया, 230 वोल्ट का AC आपने दिया है। तो नया सर्किट जब बना तो वैल्यू भी रख दीजिए आप। ये जो 2.4 ओम आया है ये वो यहाँ पर रख दीजिए, बाकी 10 ओम यहाँ पर। अब सीरीज में जुड़ा है तो 10 प्लस 2.4 बराबर 12.4 ओम और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी 12.4 ओम, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक बात का ये भी ध्यान रखना आप लोग कि ऐसे सवाल आपको टाइम नहीं लगाना है, स्पीड से करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, वरना ये 2-3 सवालों का टाइम खा जाएगा आपके एग्जाम में। और टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो टाइम बचेगा ही नहीं, सवाल बच जाएंगे, है ना। फिर कहोगे कि सर टाइम ही नहीं बचा, नहीं तो मेरा हो जाता सिलेक्शन। ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मुख्यतः किससे सुरक्षा प्रदान करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मुख्यतः किससे सुरक्षा प्रदान करता है, अतिभार मतलब ओवरलोड और लघु पत्थर मतलब शॉर्ट सर्किट। जब इसमें देखते हैं आप लोग सर्किट ब्रेकर में तो आपको ऐसे दिखता होगा ना, ये फिर ऐसा सिंबल बना होता है, ये ऐसे करके बना होता है ना। तो ये वाली जो सिंबल होती है ना वो ओवरलोड का सिंबल है। ये किसका है, ओवरलोड का। और ये वाली जो है ये शॉर्ट सर्किट का, किसका, शॉर्ट सर्किट का। तो दोनों से सुरक्षा ये प्रदान करता है। एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखना टाइप्स ऑफ एमसीबी। टाइप्स ऑफ एमसीबी, पहला जो होता है वो होता है टाइप बी प्रकार का। टाइप बी प्रकार का एमसीबी जो होता है ना उसका ट्रिपिंग टाइम कितना होता है, तो ट्रिपिंग टाइम लिख लेना आप लोग, टीटी इसका होता है 0.014 से लेकर के 13 सेकेंड तक, है ना। इतने टाइम में ये सर्किट को तोड़ देगा, 0.014 सेकेंड से 13 सेकेंड में सर्किट को तोड़ देगा। और इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है रजिस्टिव लोड चलाने के लिए। किसके लिए, रजिस्टिव लोड चलाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए हीटर या बल्ब या गीजर या टोस्टर, है ना, बहुत सारे हैं ना हमारे पास विद्युतीय उपकरण। तो ये टाइप बी प्रकार का है हमारा। अगर दूसरा टाइप आप पूछें तो दूसरा टाइप है TYPE, टाइप सी।
इसका ट्रिपिंग टाइम होता है मेरे भाई 0.014 से लेकर के 5 सेकेंड, यानी कि इसका ट्रिपिंग टाइम थोड़ा कम होता है, और कम नहीं ज़्यादा होता है ना। 13 सेकेंड ज़्यादा है, 5 सेकेंड कम है। तो इसका जो प्रयोग है ना वो कहाँ पर करेंगे आप? प्रयोग करेंगे इसका इंडक्टिव लोड के लिए। और इंडक्टिव लोड में क्या क्या आएगा? हमारी मोटर आ जाएगी, है ना, जनरेटर आ जाएगी और ट्रांसफार्मर आ जाएगा। ये हमारे इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। तीसरा टाइप है वो डी प्रकार का। 0.014 से लेकर के 3 सेकेंड के भीतर ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो डी प्रकार का है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एक्सरे मशीन के लिए। कहाँ पर करेंगे? एक्सरे मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, वेल्डिंग मशीन में और पावर ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, और पावर ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए टाइप डी प्रकार के आप इसका प्रयोग करेंगे। एक और रह गया चौथा नंबर, टाइप के का जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। और मालूम है इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल में, है ना, उद्योग लाइनों में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। हर जगह इसका इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते हैं। लास्ट है 5वां टाइप जेड। इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो होता है 0.01 सेकेंड। और इसका जो प्रयोग है मेरे भाई वो की जाती है सेमीकंडक्टर को सुरक्षित करने के लिए, है ना, अर्धचालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अर्धचालकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। जैसे कि मान लो कि आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग। जो एमआरआई मशीन होती है उस एमआरआई मशीन में क्या लगे होते हैं? शुद्ध अर्धचालक। एमआरआई मशीन में शुद्ध अर्धचालक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो मान लो कि उस मशीन को चलाने के लिए जो हमारी बड़ी से बड़ी साइज की जो एमसीबी होगी वो जेड टाइप की एमसीबी होगी। तो वो सारे एमसीबी के टाइप्स हैं, आप देख लो। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मुख्यतः किसको सुरक्षा प्रदान करता है? तो जब सर्किट हमारी ओवरलोड हो जाती है और सर्किट शॉर्ट होती है। मान के चलो कि सर्किट जब हमारी शॉर्ट हो जा रही है और या फिर सर्किट ओवरलोड हो जा रही है, तो दोनों केस में क्या होता है? दोनों के केस में होता है कि रेजिस्टेंस जो होती है ना वो हो जाती है 0 ओम, वोल्टेज हो जाती है 0 ओम, है ना, और करंट हो जाएगी हमारी अनंत एम्पियर। ये किस में होगा? ये शॉर्ट सर्किट के केस में होगा कि रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज 0 और करंट अनंत। और जो ओवरलोड होता है तो ओवरलोड के टाइम पे करंट हमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, उच्च हो जाती है। हम अनंत तो नहीं कहेंगे लेकिन उच्च हो जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनवायरनमेंट विथ हाई एक्सपोजर टू वाटर एंड कोरोसिव केमिकल्स। यानी कि पानी और संक्षारक केमिकल के हाई संपर्क वाले वातावरण के लिए किस प्रकार की वायरिंग सबसे उपयुक्त है? बताओ, है ना। 3-4 प्रकार की वायरिंग है। ओपन वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग है, क्लीट वायरिंग है या केसिंग केपिंग वायरिंग। जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता ना वो केसिंग केपिंग वायरिंग कराता है ना। जिसके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है वो केसिंग केपिंग वायरिंग से निपटा लेता है अपना काम। बाकी क्लीट वायरिंग कौन कराता है? लकड़ी से की जाती है क्लीट वायरिंग। हर जगह इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे कि जहाँ पर पानी वानी बहुत कम किया जाता है, टेम्पोरेरी प्रकार की है ना, कुछ दिन के लिए। ये नहीं होगा, ओपन वाली हो नहीं सकती, कंड्यूट वायरिंग होगा। देखना, कंड्यूट वायरिंग की अगर वोल्टेज रेटिंग मैं आपको बताऊं कि कितने वोल्टेज तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वोल्टेज रेटिंग इसकी होती है 230 वोल्ट से 415 वोल्ट तक। 415 वोल्ट, यानी कि सिंगल फेज तथा 3 फेज,
सिंगल फेज तथा 3 फेज दोनों के लिए इसका प्रयोग करेंगे आप, है ना, दोनों है तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी जीवन काल की बात करें, लाइफ टाइम कैसा होता है, तो लाइफ टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है, लंबा इसका लाइफ टाइम होता है ना। और अगर इस वायरिंग की मजबूती के बारे में अगर पूछा जाए तो मजबूती बहुत अच्छा होता है, मजबूती अच्छा होता है। नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, आग का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, यानी कि फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ होती है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा इसकी जो कारीगर इसमें जो काम करेंगे ना, इसमें हर कोई नहीं काम कर सकता, कुशल कारीगर चाहिए इस वायरिंग को करने के लिए। क्या चाहिए? कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी, और 1-2 कारीगर इसमें काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना, 4, 6, 2, 4, 10 लगेंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है कंड्यूट वायरिंग की क्वालिटी, कंड्यूट वायरिंग की क्वालिटी। चलो भाई, एक ऐसा सवाल है जो डीसी मोटर को डिटेल से पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे सकता है, हर कोई नहीं दे पाएगा। डीसी श्रेणी मोटर में बलाघुड़ किसके समानुपाती होता है? जहां आर्मेचर करंट जो है ना, IA आर्मेचर करंट है। डीसी श्रेणी मोटर में बलाघुड़ किसके समानुपाती होता है, बताना। अगर आर्मेचर का टॉर्क और आर्मेचर का करंट वाली ग्राफ को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप यहां से देखना, यहां पे है आपके आर्मेचर का करंट और ये वाली एक्सिस है आपका टॉर्क का, है ना, आर्मेचर का टॉर्क। ये क्या है? ये है आर्मेचर टॉर्क और ये है आर्मेचर धारा। जब हम सभी को पता है कि हमारी जो डीसी श्रेणी मोटर है ना, वो उसको बिना लोड का हमें स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं तो जो हमें आर्मेचर का टॉर्क मिलता है ना, वो कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से। इस आकार को कहा जाता है परवलय। क्या कहा जाता है? परवलय, परवलय आकार। ध्यान देना, इस आकार को क्या कहा जाता है? परवलय आकार। और यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के टॉर्क को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। इसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। और जब हमारी मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होती है, मतलब मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके? आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। लेकिन जब आप आर्मेचर करंट के मान को बढ़ाते गए तो ये हो जाएगा सैचुरेट, है ना, फिर ये एक लीनियर रूप से बढ़ना चालू कर देगा। ये देखिए, एक लीनियर रूप से बढ़ना चालू हो गया। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं A, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा B। A और B के बीच में ये जो टॉर्क प्रदान हो रहा है इसको कहेंगे रनिंग टॉर्क। इसको क्या कहेंगे? रनिंग टॉर्क। और रनिंग टॉर्क जो होता है ये केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो रनिंग टॉर्क केवल आर्मेचर करंट, स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती। अब किस प्रकार के टॉर्क के बारे में सवाल पूछा है ये तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, ये तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। तो ये क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क, लेकिन हमें रनिंग टॉर्क को मानना है। किसको मानना है? रनिंग टॉर्क को, है ना। तो रनिंग टॉर्क को मानना है तो आर्मेचर करंट, जहां आर्मेचर करंट आर्मेचर धारा है, ये आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। चलिए, बाकी डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग आप करेंगे ट्रैक्शन कार्य के लिए। कहां पर करेंगे? ट्रैक्शन कार्य हुए तो इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रेन में भी किया जाता है। लेकिन ट्रेन के टाइम में जब डीसी श्रेणी मोटर का यूज करेंगे, एक बड़ा सवाल पूछता है ये कि जब ट्रेन हमारी ढलान पे चल रही है तब ये डीसी श्रेणी मोटर किस मशीन की तरह काम करेगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का मूलभूत सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बहुत लोगों को तो इसका आंसर भी पता हो गया होगा इसको देखकर ही, ए और बी। ये क्या है? हमारी कॉइल। जब हम इस पे 230 वोल्ट का एसी सप्लाई देंगे तो इस कॉइल के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा?
चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और यही चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इसका नेचर कैसा होगा? परिवर्तित मान का। और कंडक्टर हमारा स्थिर है, तो फैराडे का नियम लगेगा और यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। विद्युत का मूलभूत सिद्धांत कौन है? चुंबकीय प्रेरण है, क्योंकि करंट हमने दिया तो करंट जो है ये चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में एनर्जी यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो गया। भू संयोजन ये एक अवधारणा हो सकता है ना, लेकिन ये सिद्धांत नहीं हो सकता। तापीय प्रसार ये टेम्परेचर पर है, ये भी एक अवधारणा हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया ये भी एक अवधारणा हो सकती है, क्योंकि ये बैटरी के अंदर होता है ना, केमिकल रिएक्शन। तो चुंबकीय प्रेरण जो है वो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इन ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम? इन ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब कि सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग किस उद्देश्य से करते हैं? विद्युत प्रणाली के अंदर, है ना। विद्युत प्रणाली में सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्या है? धारा का दृश्य सूचन प्रदान करना, दोष की स्थिति में धारा प्रवाह का अंतरायन करना। अंतरायन करना का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करंट, है ना। ये क्या होता है? हमारी इंटरप्ट करंट को दोष की स्थिति में ये धारा प्रवाह का अंतरायन करता है ना, यानी कि सर्किट को ये तोड़ देता है। और मान के चलो आज के टाइम पे तुम सर्किट ब्रेकर, अच्छा वो फ्यूज था, है ना। अब मुझे फ्यूज से सर्किट ब्रेकर याद आ रही थी। नेक्स्ट है, अरे यार ये कैसा सवाल है ना। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब स्टील वाटर रन डीप, यानी कि एक कहावत है। अच्छा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कहावत स्थिर जल गहरा होता है ना। ये कहाँ से सवाल उठा लिया? स्थिर जल गहरा होता है, इसका अर्थ सबसे अच्छी तरह कौन सा व्यक्त करता है? कौन सा ऑप्शन? अच्छा चलो आ गया तो बता ही दो कि स्थिर जल गहरा होता है ना। एक कहावत है कि स्थिर जल बड़ा गहरा होता है। इसका अर्थ जो है ना किस ऑप्शन में सटीक बैठ रहा है? इसका तात्पर्य है कि जो लोग शांत और संकोची होते हैं वे हमेशा रहस्यमयी होते हैं। क्या सही बात है कि जो लोग चुपचाप रहते हैं, संकोच करते हैं, क्या वो रहस्यमयी होते हैं? क्या वो एनिज्मेटिक होते? नहीं, गलत होगा, है मेरे हिसाब से गलत है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो वास्तव में बहुत कुछ जानता है। स्थिर जल गहरा होता है ना। जो व्यक्ति कम बोलता है वो वास्तव में बहुत जानता है। कुछ तो लॉजिक बैठ रहा है। ऑप्शन सी पढ़ता हूं मैं। इसका तात्पर्य होता है कि शांत और शांतिपूर्ण लोग हमेशा कुछ गुप्त या खतरनाक बात छिपाते। अरे भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि शांत स्थानों की सतह के नीचे हमेशा खतरे छिपे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है। वो वाली डायलॉग हो गई ना कि तूफान आने से पहले की खामोशी है, तो वही वाली बात कर रहा है ना कि शांत स्थानों की सतह से नीचे हमेशा खतरे छिपे होते। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसका अर्थ ये है कि, और ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति कम बोलता है ना वो बड़ा ज्ञानी होता है ना। वो एक कहावत नहीं है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको मतलब अगर घड़ा में पानी आधा है और लेकर के आप जाएंगे तो वो छलकेगा। वैसे ही जिसको नॉलेज कम होता है ना वो बड़ा बड़बड़ करता है, और जिसको नॉलेज होता है ना तो उसकी नॉलेज को पाने के लिए लोग तरसते हैं कि कुछ बता दे, कुछ बता दे। अगर नहीं बताए तो कुछ फीस फाइन लेकर के बता दे। इसका मतलब वो बहुत कुछ जानता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये सही हो जाएगा। क्या बात है यार, कैसे सवाल आ रहे हैं। अच्छा हाँ चलिए, एक ही है और। यदि क्या लिखा है, ग्रेटफुल, है ना। यदि ग्रेटफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला कर क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाएं तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितने अक्षरों की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अनुसार व्यवस्थित किए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जी, ए, चलो इसको बाद में देखता हूं मैं ना। नेक्स्ट है कि ए और बी, ये एक मैथ का सवाल है लगता है ना।
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन में और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दीजिए, है ना, दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दीजिए। मैथ का सवाल आ गया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं या दो लोग हैं जो 11 और 16 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। हमें एक डिजिट लेना होगा, एक यूनिट लेना होगा इसको हल करने के लिए। क्या डिजिट ले लूँ मैं? 1 ले लेता हूँ। एक इकाई कार्य है, समझो एक कार्य है जो इकाई है ना। उसके हिसाब से देखूँ तो ए कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में, तो 1/11 प्लस बी कर रहा है 16 दिन में, है ना। तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं कि ए प्लस बी बराबर 1/16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 16 गुणे 11/16 प्लस 11, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, है ना। 16 का गुणा 11 बार में करोगे कितना आएगा? 16 दाहम 160, 176 ना, 176 बटा ये कितना हो जाएगा? 16 27 हो जाएगी। 75 कर देने पर आ जाएगा 27, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये होगी 16 प्लस 11 बटा 16 गुणे 11। अब आंसर आएगा, है ना, 27 बटा 176 आ रही थी ना, 176, 75 करने पर आएगा 176 बटा 27। अब इसका भाग देना भला क्या आता है? 27 कितने बार में जाएगी? 27 पंचे कितना होगा? 140, है ना। 27 चौके 140 होगा। 27 पंचे 160, 62, 27 पंचे 162, है ना, 5 बार में 162, 76 घटाओ कितना? 62, 14 बचेगा, है ना। भाग न खाए 90 शून्य, 140। अब 4 बार में चली गई ना, 140 आया था ना, 27 चौके 140, 5.4, नहीं 27 पंचे, कोई मैच भी नहीं कर रहा है, उल्टा हो रहा है। 27 सिक्का होता है ना, कितना होगा 27 सिक्का? देखिए 27 सिक्का होगा 162, 6.5 आएगी ये, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6.5। क्या होगा? 6.5, ठीक है ना। तो 6.5 इतना होगा इतने दिनों में, यानी कि 6.5 दिन में काम को ये निपटा देंगे। फ्यूज हमेशा आपूर्ति, हाँ आ गई हमारी, सवाल आ गई, है ना। फ्यूज हमेशा आपूर्ति के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बड़ा आसान सवाल है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और फेज तार में जुड़ा होता है। ये किस अधिनियम में कहा गया है? ये ध्यान देना, ये जो वायरिंग का एक्ट है ना, ये वायरिंग स्थापना, जो वायरिंग स्थापना अधिनियम है ना, ये अधिनियम नंबर 32 में ये बातें कही गई है, 33 में कही गई है, ये 33 में ये बातें कही गई है कि फेज तार को हमेशा नहीं, फ्यूज को हमेशा फेज तार में कनेक्ट करो, फ्यूज को हमेशा फेज तार में। ये फ्यूज है, सॉरी स्विच है। अब इसको यहाँ पर सामने लगा दो आप लोग अपना फ्यूज, इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होता है फ्यूज हमेशा। अब फ्यूज का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए बताना, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि फ्यूज का जो गलन बिंदु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उच्च या निम्न, उच्च या निम्न, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए बताओ, फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज का प्रतिरोध होना चाहिए उच्च। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए? फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सदैव 1 से अधिक, सदैव 1 से अधिक होना चाहिए,
है ना। अब फ्यूज जो होती है ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलन बिंदु इसलिए होता है क्योंकि ये देखना, ये टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है ना। टीन और सीसा का मिश्रण से इसको तैयार किया जाता है। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी। लो भैया, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर्किट में तापमान वृद्धि के आधार पर किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर संचालित होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये तो वीसीबी का हो गया, संचरण लाइन में यूज होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर, चुंबकीय सर्किट ब्रेकर, ये होगा थर्मल सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखा रखा है और ये एक एमसीबी का है ना। एमसीबी के खुला हुआ पार्ट है। देखना, एमसीबी में पहला है लैच, दूसरा है सोलेनॉइड। आप इसको देखना, ये सोलेनॉइड है, दूसरा नंबर है सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड का कार्य क्या होता है, मैं आपको यहां पर लिख करके बताता हूं ना। सोलेनॉइड, जो हमारी सोलेनॉइड होती है, इसका कार्य होता है कि विद्युत चुंबक बनाना। क्या बनाना? विद्युत चुंबक बनाना। यानी कि कॉइल हमारी विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में ये करंट को स्टोर करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, मतलब कि विद्युत चुंबक बनाना। और ये विद्युत चुंबक बना करके क्या करेगा, इस प्लंजर को खींचेगा ताकि एमसीबी हमारी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के समय ट्रिप हो जाए। ठीक है, ये होगा हमारा सोलेनॉइड। स्विच सब कोई जानते हैं। प्लंजर का क्या काम है? चौथा नंबर है प्लंजर। ये देखिए, ये हमारा प्लंजर है ना। प्लंजर, जो प्लंजर होता है ना, जो प्लंजर होती है एमसीबी का, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है। ये क्या है? ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है कि सोलेनॉइड जब एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इसी प्लंजर के जरिए इस नॉब को ये खींचता है ताकि सर्किट हमारी ट्रिप हो जाए, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाए। तो प्लंजर का काम ये होता है। फिर है इनकमिंग टर्मिनल में इनकमिंग तार लगाओगे आप। आर्क शूटर होल्डर जो है, आर्क शूट होल्डर को फंसाना है उसमें। और आर्क शूटर, ये है आपके लिए जानने वाली बात है ना। आर्क शूटर क्या करता है? ये जो चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी को बुझाता है। ये क्या करता है? चिंगारी को बुझाता है। यानी कि जब इसका टर्मिनल है ना आपस में डिस्कनेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, उच्च करंट प्रवाहित होती है। उस उच्च करंट की वजह से यहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होगा, आग स्पार्किंग होगा। उस आग को, उस चिंगारी को क्या किया जाएगा, आर्क शूटर के जरिए उसको समाप्त किया जाएगा। तो आर्क शूटर का ये काम होता है। फिर डायनामिक कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, डीन रैन होल्डर है। डीन रैन होल्डर यहाँ ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक DIN रैन होल्डर होता है। जब भी इसको कहीं पर पैनल में लगाना है या दीवार में लगाना है एमसीबी को, तो पहले आपको इसको लगाना होगा, DIN रैन होल्डर को, और उसी में इसको फंसा देते हैं, माउंट कर देते हैं। आउटगोइंग टर्मिनल में आउटगोइंग वाला तार लगेगा। बाईमेटेलिक स्ट्रिप कार्नर और बाईमेटेलिक स्ट्रिप मतलब थर्मल पर जो काम करता है, हीट पर। जैसे ही सर्किट हमारी शॉर्ट होती है ना, तो उच्च मान का करंट चलता है और हीट उत्पन्न होता है। उस हीट से बाईमेटेलिक पत्ती जो है ना वो मुड़ जाती है और सप्लाई जाना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग रोल है ना। ये हमारी एमसीबी का पूरा भूमिका होता है। A circuit breaker is a device that the capable connecting and disconnecting a circuit under which of the following conditions। यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है ये एक प्रकार का उपकरण होता है जो निम्न में सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में सक्षम होता है ना। ऑप्शन ए है कि नॉर्मल लोड कंडीशन में, बिल्कुल नॉर्मल लोड कंडीशन में ये सर्किट को क्या करेगा, ऑन करेगा। विद्युत भार की असमान स्थिति में सर्किट को ऑफ करेगा, है ना। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही हैं यार, 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे गलत हैं, है ना, ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट है कि अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए किस प्रकार के ट्यूब बॉयलर का प्रयोग किया जाएगा?
ट्यूब बॉयलर का प्रयोग किया जाएगा। ये तो भाप है यार, थर्मल में हमेशा भाप का ही प्रयोग किया जाता है कि नहीं। 642 नंबर है कि इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलेटर इन यूज्ड, यानी कि हाई वोल्टेज एचवी लाइन में एचवी लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा सस्पेंशन टाइप का। ये देखो एक छोटा सा चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस चित्र को देखो, ये है हमारा सस्पेंशन टाइप जिसको हम कहते हैं विकृति सह इंसुलेटर, विकृति सह इंसुलेटर। और ये इंसुलेटर इतना पावरफुल है कि एक इंसुलेटर 11,000 वोल्ट के लिए डिजाइन की जाती है। कितने हजार वोल्ट के लिए? 11,000 वोल्ट के लिए, 11 केवी के लिए। यानी कि मान के चलो कि 110 किलो वोल्ट की लाइन अगर हमारी है तो कितने इंसुलेटर फिर लगाओगे आप? 10 इंसुलेटर। लेकिन नहीं, 8 इंसुलेटर से काम चल जाएगा। जैसे जैसे इंसुलेटर की संख्या बढ़ती है ना, ये रेटिंग भी बढ़ती जाती है। तो 110 किलो वोल्ट की लाइन में आप 8 इंसुलेटर लगा करके आराम से वोल्टेज को ट्रांसमिट करा सकते हैं, ठीक है ना। ये है, और इन दो इंसुलेटर के बीच में एक गैप छोड़ा जाता है, एक फिक्स गैप छोड़ा जाता है, न कम न ज़्यादा गैप छोड़ी जाती है। ये आपको रिंग जो है ये क्या, इसका क्या काम है? इसको हम कहते हैं कोरोना रिंग। इसको क्या कही जाती है? कोरोना रिंग। और ये कोरोना रिंग जो है ना, ये क्या करता है? हाई वोल्ट डिस्चार्ज, कोरोना को डिस्चार्ज करता है। हाई वोल्ट द्वारा उत्पन्न कोरोना डिस्चार्ज को समाप्त करता है, कोरोना को डिस्चार्ज करता है ना, कोरोना को डिस्चार्ज करता है। ये है हमारी कोरोना रिंग। ये बंडल जैसे आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारे डैम्पर, इसको हम कहते हैं डैम्पर। और ये तारों में कंपन को समाप्त करता है, कंपन को समाप्त करता है। जैसे कि देखो आंधी तूफान आती है गर्मी के सीजन में, या तेज हवाएं जब चलती है तो तारे ऐसा लगता है आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, है ना। तार बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। अब इतना वजन तार है, अगर बार बार ऐसे हिलेगा तो टूट सकता है। टूटेगा तो कितना खतरा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसा खतरा ना आए इसलिए तार जब भी कंपन करने लगता है तो उस कंपन को ये डैम्पर अपने में अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है उस वाइब्रेशन को। ये धीरे धीरे जब इसलिए आप ध्यान से देखना कि टावर लाइन में ये जो डैम्पर है ना, ये एनी टाइम ये वाइब्रेशन करते रहते, एनी टाइम, चाहे हवा चले या ना चले। हमें आपको भले ना दिखे लेकिन तार धीरे धीरे वो करती रहती है कंपन, तो उसके कंपन को ये एब्जॉर्व करता रहता है और ये डांस करता रहता है एनी टाइम, यानी कि वाइब्रेशन को ये ख़त्म करता रहता है, ठीक है ना। तो ये डैम्पर का काम है। एक बड़ा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये पूछा गया है कि अगर मान लो फेज टू फेज क्लियरेंस कितना होगा जब टावर लाइन का वोल्टेज होगा 400 किलो वोल्ट, है ना, तब। या फिर ये पूछा जाता है फेज टू ग्राउंड, यानी कि अर्थ क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो 400 किलो वोल्ट के लाइन में देखो फेज टू फेज होना चाहिए 4.3 मीटर, कितना, 4.3 मीटर, और ये होना चाहिए 3.2 मीटर। यानी कि कुल मिलाकर के फेज टू फेज क्लियरेंस, यानी कि दो तार के बीच में गैप कितना होना चाहिए मिनिमम, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप कॉइल का उद्देश्य ये होता है कि आपने ये देखा होगा कि जैसे सब स्टेशन जो होता है ना, जो बिजली घर होते हैं, बिजली स्टेशन जो होता है, वहाँ पर पैनल लगा होता है, बड़े बड़े पैनल जिस पे 33,000 वोल्टेज या 11,000 वोल्टेज की इनकमिंग सप्लाई होती है। और कुछ दूसरे जगह पर हमारी ब्रेकर रखी होती है ना, बड़े बड़े जो एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं। और कंट्रोल पैनल होता है सब स्टेशन के अंदर, एक ऑफिस में, एक कमरे के अंदर। तो अगर उस सर्किट ब्रेकर को हमें बंद करना है दूर से,
तब हम शंट ट्रिप कॉइल का प्रयोग करेंगे। यानी कि आप अपने ऑफिस से बैठ करके, आप अपने कंट्रोल रूम से बैठ करके दूर रखे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकते हैं मैनुअली, तो वही शंट ट्रिप कॉइल का काम होता है, सर्किट ब्रेकर को दूर से ट्रिप कराना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी 230 वोल्ट की सप्लाई से चलती है ये। विद्युत रखरखाव करते समय उपयुक्त वोल्टेज रेटेड टूल्स और उपकरणों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? अरे इसलिए महत्वपूर्ण है यार कि जिस उपकरण को जितने वोल्टेज के लिए उसको बनाया गया है उतने ही वोल्टेज पर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा प्रदर्शन देगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर मापने वाली, राशि मापने वाली कोई उपकरण है तो उसका मेजरमेंट अच्छा आएगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी, यही नहीं होगा। इसीलिए हम रेटेड वोल्टेज टूल्स का प्रयोग करते हैं ताकि यह अधिक लागत प्रभावी है। गलत। यह बिजली के झटके और उपकरण क्षति को, जोखिम को कम कर सकता है, बिल्कुल कम कर सकता है। यह एक कानूनी आवश्यकता है। अरे नहीं भाई, इसी प्रकार का कोई ऐसा लीगल वो नहीं बनाया गया है, संविधान में नहीं लिखा गया है कि ऐसा आपको करना है, इससे काम तेजी से होता है, नहीं। यह बिजली के झटके से बचाएगा और जोखिम को कम करेगा। नेक्स्ट है कि एक उत्पादन स्टेशन में कोयले के दहन की उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वो तो हमारी है ताप वाली, है ना, ताप थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। इसमें एक जिक्र किया गया है, देखो कोयले का, तो कोयला एनटीपीसी जो प्लांट होते हैं, ताप विद्युत स्टेशन जो होता है, उसमें कोयला प्रयोग किया था बिटुमिनस का, है ना। कौन सा? बिटुमिनस कोयला प्रयोग किया जाता है, या फिर सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस। आप कहेंगे सर जब आप कोयला के बारे में बता ही दिए हैं ना, तो ये भी बता दो कि क्यों किया जाता है, रीज़न तो बता दो। रीज़न इसलिए क्योंकि इनका कैलोरीफिक मान, इनका कैलोरीफिक मान उच्च होता है। कैसा होता है? कैलोरीफिक मान उच्च होता है। और जिस कोयले का कैलोरीफिक मान उच्च होगा ना, वो ऊष्मा अधिक उत्पन्न करेगा, यानी कि वो हीट अधिक उत्पन्न करेगा। तो इस कोयला को जलाते हैं हम किस लिए? हीट के लिए ही, ताकि पानी से हम वाष्प तैयार कर सकें, स्टीम तैयार कर सकें। तो जिस कोयले का कैलोरीफिक मान अधिक रहेगा उसमें से हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो इन कोयलों में हीट ज़्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन अपने इंडिया के जितने भी प्रकार के कोयला है ना, वैसे तो सब बिटुमिनस कोयला जो होता है ये लिग्नाइट कोयला से अच्छा होता है, बट हमारे इंडिया के जितने भी ग्रेड के कोयला है उन सब में सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है? राख। राख बहुत उच्च मात्रा में होता है, राख बहुत उच्च मात्रा में होता है, मतलब कि कोयला जलाओगे तो बहुत ज़्यादा राख निकलता है। लेकिन इन कोयला में हम दूसरे चीज़ का मिश्रण करके फिर इसको हम तैयार करते हैं, और जो राख तैयार होता है उससे राखड़ बना देते हैं, सीमेंट बनाने का काम आता है, ईंट वीट बनाने का काम आ जाता है। तो ये हमारी कोयला की बात है ना। और बाकी देखना, ये अगर इसकी क्षमता की बात करें तो टोटल इंडिया में जितनी बिजली पैदा होती है उसमें से 60 से 70% जो बिजली है वो ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्राप्त होता है। और वर्ष 2025 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 71% हुआ है, यानी कि आज तक के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। सबसे बड़ा ताप विद्युत है वो हमारे सिंगरौली जिला के अंदर है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है उसके अंदर है ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी, जो कि 4760 मेगावाट की 3-4 यूनिटें लगी हुई हैं। इतना मेगावाट पावर ये सालाना उत्पन्न करता है। ज्वारी विद्युत संयंत्र जो है ये है हमारा, ये 12 से 22% ये बिजली पैदा करके देती है टोटल बिजली में से। नाभिकी का बहुत कम है, ये 3 से 4% ही बिजली पैदा कर पाती है ना। और अभी मोदी जी का एक बयान आया था ना कि हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक में हम 10% बिजली पैदा करने लग जाएंगे नाभिकी शक्ति संयंत्र द्वारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा, ठीक है। बच गया जल, तो ये जल बहुत कम होता है, ये होता है आपका 10 से 12.5% कुल बिजली का, इतना बिजली जल विद्युत शक्ति संयंत्र द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब वैकेंसी सब जगह से आता है,
ज्वारी विद्युत संयंत्र से भर नहीं आती है ना, ये प्राइवेट है, ये अपने आप ठेका में काम चलाती है। NPCIL न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें आती है टेक्नीशियन के नाम पर, NTPC में भी नहीं आती, ये भी पूरा प्राइवेट है। जल विद्युत HPCL, ये इसको हर स्टेट का अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाता है और वो वैकेंसी भी निकालती है टेक्नीशियन के लिए, ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट। ये देखो, ये एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ताप विद्युत संयंत्र ऐसे होता है, ये चिमनी है अगर तो आप समझ लो कोयला जल रहा है और कोयले का धुआं जो है वो ऊपर उड़ रहा है ना। और ये है कंडेंसर, पानी को ठंडा करने के लिए 2 कंडेंसर रखे हुए हैं जिसको हम कहते हैं शीत गृह, कूलिंग टावर, ठीक है ना। लो भाई, एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि बीजेटी के 3 टर्मिनल क्या है। बीजेटी का पूरा नाम क्या है? बीजेटी का पूरा नाम क्या है? बाईपोलर जंक्शन, है ना, यही इसका पूरा नाम होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना, एक है हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर, PNP BJT, एक है NP एंड BJT। इसमें पूछा गया कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 है। देखिए, एमीटर बेस कलेक्टर है ना, 3 है। संग्राहक यानी कि एमीटर बेस कलेक्टर, यही होगा, ऑप्शन नंबर D है, सही होगा, है ना, एमीटर बेस कलेक्टर। देखना, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बताओ, ये किस प्रकार का है? ये है करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस है ये, है ना, वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता, करंट कंट्रोल डिवाइस है ये। और इसमें कितने, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ दिखा करके, तब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ये हमारा एमीटर, बीच वाली है बेस और ये वाला है कलेक्टर, है ना, 3 टर्मिनल हो गए। इसमें ये सवाल पूछा आपसे जाता है कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एमीटर टर्मिनल का, बेस टर्मिनल का, या किस टर्मिनल का? तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो कलेक्टर का। आप देखो, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद होती है एमीटर का, फिर होती है बेस का, यानी कि बेस सबसे छोटा, सबसे पतला होता है। अगर अशुद्ध की बात करूं मैं, डोपिंग, सबसे ज़्यादा अशुद्धि किस टर्मिनल में होता है? तो सबसे ज़्यादा अशुद्धि एमीटर में, फिर कलेक्टर में, उसके बाद बेस में। आप देख सकते हैं कि ये जो एरो का निशान लगा है, NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल पर लगा है कि नहीं? तो एरो जो है वो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट करता है धारा प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा को ये इंडिकेट करता है। यानी कि देख लो, PNP BJT में धारा अंदर की ओर आ रही है, एंट्री कर रही है, और NPN में धारा बाहर जा रही है, तो धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है। या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को ये बताता है। ठीक है, हो गया सब कुछ क्लियर, है ना। एमीटर बेस कलेक्टर 3 यहाँ पर जंक्शन 2 जंक्शन होते हैं और इनका साइज इस प्रकार से होता है, अशुद्धि इस प्रकार से है। प्रयोग के बारे में अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो उसको भी आप नोट कर लेना, इसका मॉड्यूलेशन के लिए काम किया जाता है प्रयोग, है ना। मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है या एम्प्लीफिकेशन के लिए, के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन के लिए भी की जाती है, या रेक्टिफिकेशन। तो मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, इन सभी कार्यों के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलो, जितना ज़्यादा अशुद्धि मिलाएंगे आप उतना ज़्यादा उस टर्मिनल की चालकता बढ़ जाती है। इसलिए एमीटर से ही करंट को इंडिकेट किया गया है, देखना, क्योंकि एमीटर टर्मिनल पर अशुद्धि ज़्यादा है। इसलिए अर्धचालक की एक ये खासियत होती है कि जितना ज़्यादा अशुद्ध मिलाओ उतना ज़्यादा उसकी चालकता बढ़ती जाती है। तभी तो P टाइप और N टाइप के उसमें वो मिलाते हैं अशुद्धि। हमारे देश में 70% विद्युत मांग की आपूर्ति किस विद्युत संयंत्र से की जाती है? अभी बताया, ताप विद्युत संयंत्र से, NTPC से। आपको जितने भी टावर लाइन दिखेंगे आप बिल्कुल समझ जाना कि वो NTPC की टावर लाइन है।
पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा है और एन साइड डीसी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो डायोड निम्न से क्या होगा, है ना, यानी कि ये पी और एन, है ना, पी और एन, पीएन जंक्शन, ये बैटरी का पॉजिटिव जो है, सॉरी इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और एन जो है बैटरी के निगेटिव से, ये तो सही हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, है ना, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमारी ये कैसे काम करेगा, तो ये काम करेगा एक ऑन स्विच की तरह। कैसे काम करेगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि बंद परिपथ बनाएगा, है ना, बंद परिपथ की तरह काम करेगा और धारा का प्रवाह होगा। इसलिए इसमें प्रतिरोध कैसा माना जाता है, इसमें प्रतिरोध माना जाता है निम्न और धारा मानी जाती है उच्च। धारा कैसे माना जाता है, उच्च, है ना। तो ये इसकी कंडीशन है कि जब हमारा पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा, बंद परिपथ की तरह काम करेगा, प्रतिरोध होगा इसमें निम्न और धारा होगा इसमें उच्च, ठीक है ना। ये हमारी पीएन डायोड की खासियत है। एक ही इसमें डायोड होता है, सॉरी एक ही इसमें जंक्शन होते हैं, है ना। जंक्शन की संख्या कितनी होती है, जंक्शन की संख्या एक होती है जिसका नाम होता है पीएन जंक्शन। जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो इस लेयर की, इस परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है ना, बहुत ही कम इसमें हो जाती है। नेक्स्ट है कि सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल का क्या उद्देश्य है। एक संट ट्रिप कॉइल आया था, अभी आया था ट्रिप कॉइल। ट्रिप कॉइल देखिए, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, ये यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये है ट्रिप कॉइल, ये है ट्रिप कॉइल। ये एयर सर्किट ब्रेकर, जो बड़ी वाली सर्किट ब्रेकर होती है ना, उसका है ये। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके, है ना। ये देखो, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये रेड कलर में हाईलाइट किया गया है, यही है ट्रिप कॉइल। ये क्या है, ये ट्रिप कॉइल है। ये देखना, इसका काम होता है कि ओवर करंट की स्थिति के दौरान सर्किट को खोल देना। सर्किट को खोल देना मतलब ट्रिप करा देना, खोल देना मतलब ट्रिप करा देना। चलो, आज के मैराथन का अंतिम सवाल है। सवाल है कि फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं और प्लस इसमें होता है वो भी पारा वाष्प, पारा का वाष्प भी होता है। जब करंट हमारी आर्गन का गैस और पारा गैस से होकर गुजरती है ना इस फ्लोरोसेंट लैंप में, तो ये गैस क्या हो जाते हैं, आयोनाइजेशन हो जाते हैं, मतलब चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज हो करके ये अल्ट्रा वायलेट किरण उत्पन्न करते हैं। अब अल्ट्रा वायलेट प्रकाश तो हमारे आँखों के लिए, हमारी आँखों के सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हम फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर वाले लेयर पे कोटिंग कर देते हैं फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का कोटिंग कर देते हैं। ये फास्फोरस का जो कोटिंग हुआ है, ये अल्ट्रा वायलेट किरण को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर दृश्य प्रकाश को, विजुअल लाइट को बाहर भेजती है ना, फास्फोरस। तो इस प्रकार से हमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश के जरिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप जो है ये इसमें आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो समाप्त हो गया। आज का मैराथन हमारी यहीं तक थी, है ना। अब देखिए यार, बच्चे बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि सर थ्योरी का क्लास लेकर के आओ बेसिक से, है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का। तो चलो ठीक है, मैं हमेशा से बच्चों के लिए ही काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। मैंने ये चैनल ही शुरू किया है यही सोच करके। तो ठीक है, आपका डिमांड हमारी सराखों पर, जो भी मेहनत लगेगा, किसी भी बैच को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है ना, वो एक टीचर ही समझ सकता है। बच्चों को तो सिर्फ कंटेंट मिल जाता है, बस हो गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी मेहनत लगेगा वो सब करी जाएगी और एक अफोर्डेबल फीस के साथ, बहुत ही कम फीस के साथ मैं वो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। कब स्टार्ट करूँगा, बैच में क्या क्या दिया जाएगा आपको,
कितने बजे से बैच की क्लासें चलेंगी, उसका प्राइस कितना रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको सैटरडे के दिन बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, बाकी जितने भी लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को इसको भेजना भी है, शेयर करना है दूसरे दोस्तों तक, और पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो 25 मैराथन क्लास खत्म हो चुके, यानी कि 50% हमारा ये जो सीरीज है वो आज समाप्त हो गया है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज़ से हम आते हैं और वो हमारा पर्पज़ पूरा हो जाता है, तो है ना। इसीलिए आप भी एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान लगा दीजिए। चलिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। कल सुबह 8 बजे फिर से आपको लौट कर आना है एक अलग मैराथन क्लास देखने के लिए। थैंक यू।